Hello guys, good morning everyone. Good morning Saksham, Jasraj, Ayush, Soumya, Aina, Suhani, Isha, Sayuj, Koshlesh, Shubham, Kunal, Davik, Abhitej, Mohak, Bhavyam and all the kids. Okay, great. So कल आपका टेस्ट था, मैं आपकी में से मैंने दिन में एक बार आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज की थी। कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस सच में ही बहुत ही पुअर थी, ओवरऑल भी थी और केमिस्ट्री में भी थी। कुछ बच्चों की, मैक्सिमम बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। टेस्ट पेपर भी मैंने देखा अच्छे लेवल पे था, ऐसा नहीं है कि बहुत प्लेन था, ठीक था। इंटीजर्स अच्छे थे या कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, बट फिर भी कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस सच में बड़ी डाउन थी, ओवरऑल भी डाउन थी, मतलब जो मुझे लगा। तो जिन भी बच्चों के 240 से कम स्कोर आया है वो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करना। मुझे तो पता ही है किस किस का है। एक बार जिनके 240 से कम नंबर है, विच आर लेसर देन 240, प्लीज मैसेज ऑन मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। एंड हाँ, दो कोई गलत क्वेश्चन था तो वो फोटो खींच के भेज देना, अगर गलत है तो आई विल वेरीफाई इट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत था तो मुझे अभी भेज दीजिएगा क्लास के बाद फोटो खींच के। और आप लोगों, आर यू गाइस एबल टू लुक एट योर मतलब आप लोग अपने आंसर देख सकते हैं अभी, मतलब अभी वो वाला ऑप्शन Yes, खुल sir. गया? Yes, ओके। sir. तो आपको जो भी क्वेश्चन गलत लग रहा है वो उसकी फोटो खींच के या उसका जो भी वो मुझे भेज देना। नहीं, मेरे एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम थी वो तो है, बट मेरे ख्याल से कोई बच्चा कह रहा है कि वो उन दोनों में से तो कोई भी आंसर नहीं था। ऐसा तो नहीं था, या उन दोनों में से कोई आंसर था? अगर उन दोनों में से कोई आंसर नहीं था तो क्या दिक्कत है फिर? सेम हो अलग हो, जब उसको टिक ही नहीं करना तो एक्सक्यूज मी वो सर, तो मैंने एक टिक हम्म। की सर सही ऑप्शन है ही नहीं थी। सर सही ऑप्शन चारों में नहीं थी। क्या सही ऑप्शन थी नहीं सर, चारों सर ऑप्शन सही ऑप्शन अच्छा नहीं है अच्छा, आंसर ये में बोलो भी। ना फिर। सही ऑप्शन चारों में नहीं थी तो ये बोलो ना कि तो उसका फिर उसको रिप्रेजेंट ऐसे करना चाहिए ना कि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। रेदर देन अगर ये बोलते रहोगे कि दो ऑप्शन सेम थी, दो ऑप्शन सेम थी, तो मुझे क्या पता कि अगले दो ऑप्शन कैसे थे। सिंपल तरीका है ना इसका कहने का, ठीक है, कि चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। दैट इज अ इजी वे। उसमें दो सेम है, तीनों सेम है, चारों सेम है, वट, तो भेज देना मुझे फोटो। मैं भी रिजल्ट टीम को भेज दूंगा, जल्दी भेज देना, नहीं तो वेंसडे तक वो सारा रिजल्ट रिजल्ट बना देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अभी भेज देना क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, भेज भी दिया, ठीक है। मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ। नित्यम ने भेजा है मुझे। नित्यम आया नहीं तुम्हारा? चलो चेक कर लूंगा मैं, एंड आई विल रिवर्ट, डोंट वरी। एक बच्चे के तो फिर 200 में से 100 नंबर है, उसके कैसे 100 में से 100 आ गए? हाँ, जसराज तुम्हारे 100 है शायद, राइट? तुमने उस क्वेश्चन में सर क्या क्वेश्चन किया? मॉड्यूल में से मेरा बाय चांस सही हो गया। हाँ सर मेरा भी वो बाय चांस सही हो गया, मैंने फोर्थ ऑप्शन टिक की थी। अच्छा, बाई चांस सही हो गया, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि हाइपरबोला वाला जो होता है मॉड्यूल में हमेशा डी ऑप्शन ही होती है, मैंने उस हिसाब से डी मार्क कर दिया। और भाई ऐसे कोई रूल मत बनाओ कि हाइपरबोला वाला डी होता है कि ई होता है, ठीक है। तो तुक्के से मार्क कर दिया। इस तरीके से कभी भी ये तुक्के उक्के मत चलाओ कि हाइपरबोला डी होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है। पेपर में ऐसे झटके लगेंगे ना कि सारे ऑप्शन इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका नहीं अपनाओ, अपना एब्सोल्यूट पढ़ाई करो और उस हिसाब से मेहनत करो, ठीक है। चलिए, सो आज मैं आपको एक वो अपलोड कर दूंगा अभी असाइनमेंट। पीरियोडिक टेबल आज हम खत्म कर लेंगे। एक्सेप्शनल जो थोड़ी टफ चीजें हैं वो भी मैं पढ़ा देता हूँ, जो आगे पढ़ाता हूँ मैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग के भी कुछ फंडे। देन आई विल शेयर वन असाइनमेंट ऑफ 30 क्वेश्चंस, जो आज के दिन का आपका टारगेट है, ठीक है। You have to finish it today itself, and tomorrow in class I will share the answer of those questions. You have to submit the answers over there. आज सारे बच्चों को आज ही आंसर भी सबमिट करने हैं उसके, मैं डेडलाइन दे दूंगा उसकी। इसके अलावा आज आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स भी भेज दूंगा। मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट में हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। कितने लोगों को टफ लगता है? हाथ खड़ा करना। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट्स ए टफ चैप्टर? कितने लोगों को फीलिंग ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं कि एक मोल क्या होता है, मोल का मतलब क्या, एएमयू का मतलब क्या? डू यू नो दिस ऑल दीज थिंग्स? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि मोल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मोल, है ना? कितने लोगों को मोल कॉन्सेप्ट टफ लगता है? पहले वो हाथ खड़ा करो। हाउ मेनी फील इट इज ए टफ चैप्टर? शुभम गोयल टफ, तो फिर शुभम, फिर अब आपको जीवन भर टफ ही लगेगा वो, मेरे ख्याल से। इफ यू फील इट इज ए टफ, देन इट विल बी टफ फॉर यू, इट कांट बी इजियर।
until unless you put more practice। क्योंकि मेरे ख्याल से जितना आपको 9th-10th लेवल पे पढ़ाया होगा मोल, पूरा हम 9th में जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा वो एग्जैक्टली सेम लेवल पे पढ़ाया होगा जो 11th क्लास में, क्योंकि हमने 9th क्लास के अपने मॉड्यूल सेम बना रखे हैं जो 11th क्लास के हैं। शुभम, क्या टफ लगता है तुम्हें उसमें? व्हाट यू फील डिफिकल्ट ओवर देयर? कंसंट्रेशन वाला पार्ट, टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी तो कोई है ही नहीं उसमें, एक्चुअली वो सबसे लीस्ट टर्मोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है, कोई नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा आपको कुछ, मैं भी मेरे भी फंडे सिखाऊंगा कि सवाल को देखने का नजरिया, स्पेशली नित्यम ने सही बात बोली है, कंसंट्रेशन टर्म्स में बच्चों के प्रॉब्लम करने का तरीका अलग होता है। उसको शायद आप में से कई लोग मेरी तरीके से करते होंगे जैसे मैं करता हूँ, नहीं करते हैं तो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो वी विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन मोल कॉन्सेप्ट, सवालों की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा, क्लास में भी टफ टफ सवाल लेके आऊंगा, तो काफी अच्छे सवाल करेंगे, सारे सवालों पे ही ज्यादा हम एनर्जी लगाएंगे। तो एक बार मैं मेरे नोट्स तो भेज दूंगा, यू रीड इट, यू कंप्लीट इट फास्ट, है ना, कुछ है ही नहीं उसमें, सवाल कोई प्रैक्टिस करके खत्म करेगा उसे। और फिर मैं अपनी कुछ अप्रोचेज आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे मैं डील करता हूँ जब कोई मोल कॉन्सेप्ट का सवाल आता है, ठीक है। सो आप कल एक बार वो भी देख के आना अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ रहे थे? मेरे ख्याल से हम इस यहाँ लिख रहे थे, राइट, है ना? साइज 3 ये हम क्या कह रहे हो? आज आपने पीरियोडिक टेबल का हम मॉड्यूल भी कर लिया होगा, आई होप यू गाइस हैव फिनिश द मॉड्यूल ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट, है ना? तो आज वो भी मैं डिस्कस कर लेंगे, बस ये खत्म होने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। चलिए, सो मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस पहले ही कर लिए थे, राइट, ये वाले सारे, है ना? चलिए, एक क्वेश्चन करिएगा मेरे मेरे लिए सारे बच्चे। अरेंज in ionization energy order of ionization energy order, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोराइड, फ्लोराइड, शायद पहले भी हमने कर लिया हो, लेकिन दोबारा करिएगा, आराम से ठंडे दिमाग से करना। हाँ, दोबारा करो, कोई बात नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड को आई के ऑर्डर में अरेंज करो, आराम से सोच के, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ठीक है। ऑप्शन देख के क्वेश्चन आसान है, बिना ऑप्शन थोड़ा सा गलती ना कर देना आप लोग, ठीक है। बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। कर लिया? फटाफट आंसर बताओ बच्चों। सयूज ने आंसर दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड, फ्लोराइड। ओके, सौम्या ने दिया है फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन। मतलब अभी तक दो आंसर आए हैं, दोनों गलत हैं, तो दोनों में से कोई एक गलत है, एक सही है, या दोनों गलत हो सकते हैं, देखते हैं अभी। जसराज, आपका आंसर ग्रेटर देन है, लेस देन है, पता नहीं चल रहा। गलत भेज दिया तो सही भेजो। देखिए, एक क्वेश्चन आप सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट फ्रॉम एवरीवन। अरिजीत सिंह, फ्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, लेट्स सी, विल चेक। अभी तक दो लोगों के आंसर मैच कर गए, अरिजीत का और सयूज का। सक्षम का आंसर मैच नहीं किया, मोहक का और सक्षम का मैच कर गया, बट आपस में नहीं किए। सुहानी का अलग ही आंसर है, ऐना का आंसर भी औरों कईयों से अलग है, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं जनता के। आई का ऑर्डर बताना है आपको।
हाँ, शुभम का कुछ हो रहा है, मंजोत का कुछ हो रहा है। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को? हाउ यू विल जस्टिफाई इट? हाँ, कौन बताएगा? सुहानी, आपका क्या लॉजिक है बताइएगा, एक एक का लॉजिक पूछता हूँ मैं। सुहानी बताओ। सर जैसे अगर हम पहले फ्लोरीन एंड क्लोरीन में कंपेयर करें तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से कम होगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी कम और फ्लोरीन की ज्यादा, सही बात है? यस सर। ठीक है, आगे। सर अगर हम फिर F नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव में कंपेयर करें तो उसमें भी सेम लॉजिक से Cl की लेस होगी F नेगेटिव से। कैसे? तो क्योंकि दोनों एनायंस एंड सेम ग्रुप में है तो जनरल ट्रेंड से। बिल्कुल बिल्कुल गलत, सर गलत है, गलत है आपका लॉजिक, मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया ना। सर हाँ, मैं आगे। क्यों? वाई यू शुड ट्राई? चलो बताओ। ठीक है, सर F माइनस की नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो क्या हो गया? Cl माइनस की आर्गन वाली हो जाएगी। सर हमने किया हुआ कि नियॉन ज्यादा है Cl से, क्या ओ है? आर्गन से। नहीं, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम होती है, ये बताया था, ये थोड़ी बताया था। देखो, फालतू लॉजिक मत लगाओ कुछ भी, ये ऐसे इतना वो नहीं है सवाल जितना आप लोगों को लग रहा है। मुझे आयुष भारद्वाज का आंसर सही लग रहा है, मुझे जिन जिनके सही लग रहे हैं बताता हूँ। मुझे अभी तेज का सही लग रहा है, एक सेकंड, लेट मुझे कौशलेश, कौशलेश तुम्हारा आंसर डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है पता नहीं है, लेकिन जो है एक ऑर्डर में तो सही है, पर तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल गलत है, सबका गलत है। क्या बकवास लोग हैं यार, कैसा बैच पढ़ा रहा हूँ मैं यार, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जसराज तुम्हारा ठीक है, अरिजीत तुम्हारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ठीक है, ठीक है, इफ इट इज इंक्रीजिंग देन इट्स करेक्ट। सौम्या का गलत है, सयूज का ठीक है, वेरी गुड, कौशलेश का ठीक है। हाँ, और भी बच्चे भेजो आंसर। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यार? अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि फ्लोराइड और क्लोराइड की आई कम होएगी कि ज्यादा होएगी? पहले तो क्या लग रहा है, व्हाट यू गाइस आर फीलिंग? अच्छा, पहले फ्लोरीन क्लोरीन में आंसर देना आता है आप लोगों को? फ्लोरीन क्लोरीन में आंसर देना आता है? चलो सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, क्या आंसर होगा फ्लोरीन और क्लोरीन में, बताओ। फ्लोरीन में अच्छा, पहली बात तो बेवकूफी मत करना, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले तो इस चीज को हमेशा नोट कर लिया करो। तो हमें पता है कि फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है। कितने लोगों को क्लियर है ये चीज? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? ओके, अब फ्लोराइड की देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले और F माइनस बनाए, राइट? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले F माइनस बनाए, ये क्या है? एक तरह से फ्लोरीन का डेल्टा Heg है कि नहीं है? डेल्टा Heg ऑफ फ्लोरीन है कि नहीं है, बोलिए। ये है ना, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना? और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले, क्लोराइड आयन बनाए, ये क्लोरीन की डेल्टा Heg होगी। बोलिए, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? तो क्या, अगर हमें इन दोनों का रिलेशन पता है, ये तो नेगेटिव होंगी दोनों वैल्यूज, राइट? तो क्या बता सकते हो कि इनकी रिवर्ट रिएक्शन एक तरह से फ्लोराइड और क्लोराइड की आयोनाइजेशन एनर्जी की डेटा कोई बता रही है कि नहीं बता रही है? सारे बच्चे बताइएगा। अपन को तो, मैंने तो ये डिस्कशन भी किया है क्लास में आप लोगों से। भाई, अगर मैं इसकी रिवर्ट रिएक्शन कर दूं कि फ्लोराइड आयन रिलीजेस एक इलेक्ट्रॉन एंड क्लोराइड आयन रिलीजेस एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको अगर इनकी इनकी अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन पता है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, अनायन की आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, मुझे बताइएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? बोलिए, तो बताइएगा कौन ज्यादा नेगेटिव है? डेल्टा Heg क्लोराइड क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है कि डेल्टा Heg फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है? विच इज मोर नेगेटिव? ऑब्वियसली वी नो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ज्यादा नेगेटिव है। सारे बच्चों को क्लियर है?
अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा नेगेटिव है तो इसकी जो उल्टी रिएक्शन है वो ज्यादा पॉजिटिव होएगी कि नहीं होएगी? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? तो इस नॉलेज से क्या बता सकते हैं कि क्लोराइड की आई जो है वो फ्लोराइड की आई से ज्यादा होगी। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है कि क्लोराइड की आई फ्लोराइड की आई से ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि इसका भैया मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? लॉजिकली सोचेगा यार। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है यार, आसान क्वेश्चन है यार। इज इट क्लियर? अच्छा, अब कंपैरिजन करना है इनका वर्सेस इनका। ये तो बहुत ही आसान है, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। मैंने आपको क्या बोला था कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई ऑर्डर की होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रियली थोड़ी लो ऑर्डर की होती है कि नहीं होती है यार मैग्नीट्यूड में? बोलिए सारे बच्चे, कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? कितने लोगों को याद है वाली बात कि आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑफ द हाई ऑर्डर वेयर एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर ऑफ द लो ऑर्डर? तो अगर ये हाई, और वैसे भी सोचो यार, एक अनायनिक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा आसान होता है, एक कैटायनिक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। एक अनायनिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट होता है, एक कैटायनिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? थोड़ा मेंटली भी सोचो। हाउ मेनी ऑफ आर एबल टू गेट माय पॉइंट? और वैसे तो मैंने डेटा वाइज भी बातें कर रखी है आप लोगों से। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये वैल्यूज तो फार फार ग्रेटर देन होंगी इन वैल्यूज से? हाँ कि ना? तो बस आंसर क्या आ गया है ना? तो आई मैग्नीट्यूड of atoms are higher, are है ना, on higher side compared to डेल्टा एच इज डेल्टा एच इज। ठीक है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या आएगा सारे बच्चे बताइएगा? विच विल व्हाट विल बी द आंसर? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोराइड। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना लॉजिकली ज्यादा बढ़िया बनता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। How many of you got the clarity? तो प्लीज डोंट डू मिस्टेक्स ऑफ द स्टूपिड थिंग्स कि ये नियोन बन गया, ये फलाना बन गया, ये ढीकना बन गया, ये वो बन गया, वो बन गया। बकवास आंसर नहीं देने हैं, बहुत लॉजिकली मैंने आपको चीजें सिखाई हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये लोग इनका आंसर कुछ भी रैंडम तरीके से बकवास करते हैं। मैं तो बिल्कुल डेटा पे चलने वाला इंसान हूँ। हाँ कि ना? कितने लोगों को समझ में आ गया हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, याद रहेगा, आगे गड़बड़ तो नहीं करेंगे? चलिए, अच्छी हुआ मैंने पूछ लिया ये क्वेश्चन। चलिए, ओके ग्रेट, आगे मूव करते हैं। तो अपन ने ये वाली बात भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। अब लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फंडे सिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ने अपन ने क्या क्या बातें की थी? कोई बताएगा मुझे? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी? हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम एटम की अलग अलग हो सकती है क्या? मतलब कार्बन की अलग अलग हो सकती है कि सेम होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिफरेंट, यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन ने दो स्केल की बातें की थी, है ना, पॉलिंग स्केल, है ना, एंड मुलिकन स्केल, राइट। पॉलिंग और मुलिकल में रिलेशन भी देखा था हमने, और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने एप्लीकेशन भी देखी थी, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बहुत सारे हमने फंडे देखे थे। तो पहले तो कुछ स्केल्स जो हमने देखे थे मैं थोड़े से और लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिखवाया वो मोर देन सफिशिएंट है, बट कुछ लिटरेचर में और लिखा रहता है, लिख लीजिएगा। पहले तो पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो दो कंपाउंड है ए और बी, तो कोई कंपाउंड बना रहे हैं, दो एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो तरह तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। एक एक्सप्रेशन ये आप ना भी याद रखें तो चलेगा, ठीक है, डोंट मग अप इट।
कोई पूछेगा नहीं आपसे, डोंट वरी। यहाँ पे लिख लो व्हेन, अभी मैं डेल्टा ए बी को समझाऊंगा, टेंशन ना लो। व्हेन एनर्जीज आर expressed in kilojoule per mole, और एक और होता है, अगर दूसरी यूनिट में लिख दें, when energies are expressed in किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज रह गई आपकी, डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी क्या होगा, डिफरेंस लगता होगा आपको डेल्टा ए बी, राइट। डेल्टा ए बी लिखो, मोड ऑफ ए बी बॉन्ड की एनर्जी थ्योरेटिकल, ए बी बॉन्ड की एनर्जी थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व माइनस, वो तो कुछ भी लिख लो क्योंकि मोड लगा दिया मैंने। ठीक है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसका एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ऑब्जर्व यानी प्रैक्टिकल माइनस ए बी बॉन्ड की थ्योरेटिकल का डिफरेंस डेल्टा ए बी है। और थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, ये भी रूट ऑफ, मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉलिंग ने एक फॉर्मूला इस तरह से दिया था, राइट। पॉलिंग गिव दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, इस तरीके से पूरा था। आप फीलिंग लीजिएगा एक तरह से। यहाँ आप देखना कि ए बी के बीच में बॉन्ड बन रहा था, ए बी के बीच में बॉन्ड बनने के लिए ए और बी मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा। तो ए बॉन्ड, जब ए खुद से बॉन्ड बनाए और बी खुद से बॉन्ड बनाए, उनका एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो थ्योरेटिकल ए बी बॉन्ड की एनर्जी है। ऑब्जर्व कैलकुलेट कर लेंगे प्रैक्टिकली, जो डिफरेंस आएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट हो जाती है। दिस इज वन मेथड पुलिकन ने जो सजेस्ट किया। फिर मैंने मुलिकन, और सॉरी पॉली ने, पॉली, और जो अपन ने वैल्यूज लिखी थी, फ्लोरीन की 4, ठीक है, कार्बन की 2.4 से 2.5, हाइड्रोजन 2.1, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.16, याद है, नाइट्रोजन नियरली 3। ये कौन से स्केल में लिखवाई है मैंने आपको, सारे बच्चे बताइएगा, इन विच स्केल वी हैव डिस्कस दिस, कौन से स्केल में लिखवाई है, बोलिए सारे बच्चे। पोलिंग स्केल में ना, तो पोलिंग स्केल में ही है सारी वैल्यूज। और क्या अपन ने पोलिंग और मुलिकन का, क्या अपन ने मुलिकन के लिए पढ़ा है, मुलिकन आई प्लस ई ए बाई 2, हाँ कि ना, मुलिकन का याद है, कितने लोगों को याद है मुलिकन्स। मुलिकन्स में हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आई प्लस ई ए बाई 2, जहाँ पे ये जो आई एंड ई ए आर इन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, एक एटम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी है पर एटम के लिए लेना है ऑब्वियसली। तो हमारा ये निकल जाएगा। क्या हमने पोलिंग और मुलिकन का रिलेशन पढ़ा है, एक्स पोलिंग एक्स मुलिकन अपॉन 2.8, हाँ कि ना, तो ये भी हमने पढ़ा है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, दोबारा लिख सकते हो आप लोग साथ साथ। इसका और भी एक्यूरेट वर्जन भी होता है एक, बिल्कुल एग्जैक्ट, बट आप ये याद रख लो, ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, मैं आपको सही बताऊं तो आज तक आईआईटी की हिस्ट्री में ये नहीं आया, बट ठीक है, ऐसे आपके नोट्स में सजावट के लिए लिख रहे हैं आप। एक और स्केल होता है ऑलरेड रोशो, ऑलरेड रोशो स्केल, उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, लिख लो। दे डिफाइन, दो साइंटिस्ट ऑलरेड और रोशो, दे डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as the attractive force, as the attractive force between nucleus and an electron
at a distance equal to कोवलेंट रेडियाई। सही भी बात लग रही है, हाँ कि ना? कुल मिला के यही तो होता है। फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेड रोशो में? 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो। यहाँ पे आर क्या है? कोवलेंट रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम। जेड इफेक्टिव तो आप सबको पता होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑलरेड रेशो ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे कैलकुलेट की। अगर पॉलिंग और ऑलरेड रोशो का रिलेशन देखें प्लस 0.744, तो ये कुछ एज सच पॉलिंग के थोड़ा क्लोज आया था लीनियरली। तो पॉलिंग और ऑलरेड रोशो का रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरीके से एक लीनियरली रिलेट होता है। और फिर कह रहा हूँ कि इस पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगानी है आप लोगों को, कहीं पता चले इन्हीं आपके किसी भी टेस्ट पेपर में ये नहीं पूछेंगे और आएगा, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क। हाँ, कुछ फालतू एग्जाम्स होते हैं जैसे कि बिट सेट हो गया या फिर और भी कुछ एग्जाम आप देंगे, वीआईटी हो गया, तो हो सकता है कि वहां पे इस तरह के कुछ सवाल पूछे जा सके। बट मुझे नहीं लगता कि मेंस में, नीट में या फिर जेई एडवांस में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए जितना मेरी समझ है, ठीक है? तो हाँ, डेफिनेशन देख लो आराम से। लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑलरेड रोशो स्केल, राइट? तो ये कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फालतू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इतना सारा कुछ इस चैप्टर में नॉलेजेबल है। इसके बाद अभी मैं जितनी भी बातें कराऊंगा वो सब काम की हैं, वो सब एप्लीकेशंस हैं, बट ये स्केल आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। जितना मैंने आपको नॉर्मली पढ़ाया है उतना आप लोगों को आना चाहिए बस, ठीक है? दैट्स इट, नथिंग एल्स। हाँ भाई, आगे चलें। लिख लिया सारे बच्चों ने? शैल वी मूव अहेड? हाँ जी बच्चों, एवरीबॉडी हैज नोटेड इट डाउन? ओके, ग्रेट। अब मैं जो कुछ बातें कर रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले तो मुझे थोड़ी मैं पुरानी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, किसकी होगी? बताते जाओ, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भव्यम, क्या आंसर दे रहे हो यार, गधे हो गया? क्लोरीन की कैसे हो गई हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आर यू सीरियस? मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं गलत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, राइट? 4.0। ओके, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी माननी है आपको? लोएस्ट सीजियम की है ना? सीजियम, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद हैं जो मैंने आपको बोली हैं? डू यू रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो आपको बहुत जगह पे बहुत दिक्कतें आएंगी। पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ही होंगे इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में। तो मैंने तो आपको तरीका भी बताया था कि कैसे याद रख सकते हैं अपन। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या अलग अलग होगी, क्या लग रहा है आपको? अलग अलग होगी। मुझे बताओ क्वेश्चन, अरेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। पहला, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड, सिंगली बॉन्डेड। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करो, है ना? Fe+2, Fe+3 करिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करेगा इनको। आसान है। पहला ABC मान लिख लो और फिर आंसर दो मुझे चैट बॉक्स में। दूसरा ए भी लिख लो। पहले का आंसर क्या आएगा, सारे बच्चे बताइएगा। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आएगा कि नहीं आएगा? बोलेगा पहले का आंसर, राइट? मैंने कहा था। और जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सॉरी
केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और भी अनंत तरीके से आपको बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन का यूज लेके आऊंगा, एसपी परसेंटेजेस करेक्टर, बहुत सारी बातें करूंगा वहां पे। सेकंड का आंसर सोच के बताओ, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी, यू कैन जस्ट गिव ए थॉट कि क्या होगा सेकंड में, इट्स वेरी इजी। मतलब सेकंड का आंसर देना बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपका। वेरी गुड मनजोत, शाबाश, वेरी। और भी बच्चे सोचो, कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी गुड दर्शवीर, सही है। लॉजिकली सोचो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी गुड वंशिका, बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चों का सही आंसर है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कटायनिक चार्ज होएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होएगी कि नहीं होगी बॉन्डेड सिस्टम से, यस। क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जिसका हमारा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये एक हमारा छोटा सा पैरामीटर था कंपैरिजन करने का, ये भी मैंने आपको करवा रखा था। एक एक पॉइंट और लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, तो लिख लीजिएगा। इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स आर वेरिएबल इन नेचर, वैसे रैंडम बिहेवियर है उनका। जिंक फैमिली में होना क्या चाहिए था, टॉप से डाउन डिक्रीज, लेकिन इंक्रीज होता है। कॉपर फैमिली में भी वही, कहीं ना कहीं इसका रीजन वो साइज का छोटा होना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखो बिल्कुल टॉप टू डाउन इंक्रीज ही हो रहा है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे में भी टॉप टू डाउन इंक्रीज ही हो रहा है, जबकि देखो, जबकि स्कैनेडियम, इटरबियम और लैंथेनम में वही है जो जनरल ट्रेंड है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर लिख लीजिएगा आप, जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब अपन इसको भी देख लेंगे, ठीक है। जूम आउट कर दूं क्या, जूम आउट ही, एवरीथिंग इज जूम आउट आई थिंक। इज इट विजिबल, हाँ भाई, देख रहे हैं आप यहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट है ना, यहाँ पे आप देखिएगा टॉप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, बट इट इज डिफरेंट। तो मैंने कुछ स्पेशल कंपाउंड के लिखवाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बट डी ब्लॉक हमारे सिलेबस में, इसलिए आपको नॉलेज में होना चाहिए। हो सकता है कोई चालाक बंदा आपसे सवाल पूछ ले। आगे चले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंपॉर्टेंट शुरू होगा तो मैं अपने आप ही बता दूंगा आपको। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसमें मैं बहुत सारी बातें तो आपसे पहले ही कर चुका हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुझे बताइएगा, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालना सीख लिया हमने। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला, और भी 1000 फॉर्मूले होते हैं, अपन ने कौन सा वाला फॉर्मूला सीखा है, अपन ने कौन सा वाला फॉर्मूला सीखा है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का, क्या थे साइंटिस्ट का नाम बताइएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट परसेंटेज आयोनिक करेक्टर में, हैनी एंड स्मिथ, है ना। हमने हैने और स्मिथ का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 XA माइनस XB मोड है, प्लस 3.5 मोड XA माइनस XB का स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा ना और भी साइंटिस्ट के फॉर्मूले, बट यू कैन रिमेंबर दिस। सेकंड, हमने नोमेनक्लेचर भी देखा है, राइट। नोमेनक्लेचर मतलब जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों के नाम जो है वो आइड के साथ, जैसे इसका नाम अगर मैं आपसे पूछूं, इसका नाम आप आयोडीन फ्लोराइड क्लोराइड बोलना पसंद करोगे कि क्लोरीन आयोडाइड, व्हाट यू फील, व्हाट यू फील इट्स नेम, आयोडीन क्लोराइड कि क्लोरीन आयोडाइड, क्या लग रहा है आप लोगों को। आईडीई वर्ड जो लगता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगता है ना, क्या लग रहा है इसका नाम आपको, आयोडीन क्लोराइड, राइट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पीछे आइड लग जाता है, तो आयोडीन क्लोराइड। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वैसे, बट आइड वर्ड इसमें लगता है। जैसे OF2 का नाम क्या देना चाहोगे आप, है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आईडी लग जाएगा इसके पीछे। हाँ, OF2 का नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की फ्लोरीन डाई, वेरी गुड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, राइट, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। Cl2 का नाम क्या देंगे आप, Cl2 का नाम
डाइक्लोरिन ऑक्साइड, राइट, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्या देंगे, डाइक्लोरिन ऑक्साइड। इज इट क्लियर सारे बच्चों को? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। राइट, ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, नोमेनक्लेचर वाली बातें हो गई। इसके बाद अपन ने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, नेचर ऑफ एलिमेंट्स की भी बात की थी अपन ने, राइट, नेचर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मेटल्स जो होती हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स भी बोल देते हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स, पॉजिटिव मेटल्स भी होती है हमारी। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में कौन कौन सी आती है हमारी जनरली, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन वाली, है ना, एल्युमिनियम भी आ जाता है एंड ऑल। उनके अलावा कितने लोगों को क्लियर है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स? सर वाटर का बता दो, कहीं पे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, कहीं पे हाइड्रो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ हर किसी का नहीं बता सकते, दोनों नाम गलत है। ऐसे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड तो हो ही नहीं सकता, नाम गलत ही है, ठीक है। वाटर को हम हाइड्राइड ही मानते हैं एक्चुअली, है ना, वी कंसीडर वाटर एज ए हाइड्राइड, आएगा हमारे सिलेबस में। तो मैंने कहा ना कि हर जगह ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है जनरली, दैट इज ए वेरी सरप्राइजिंग कि वाटर को हम हाइड्राइड की कैटेगरी में मानते हैं, बट यस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अमोनिया को भी हम हाइड्राइड की कैटेगरी में मानते हैं, जबकि हमारा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, दैट इज जस्ट ए वे टू रिप्रेजेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इतना उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वाटर को हम वाटर ही बोलेंगे, ठीक है। और वाटर इज कंसीडर्ड एज एन हाइड्राइड, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे HCl और HF, इनको भी हाइड्राइड मान लेते हैं हेलोजेंस के, लेकिन बोलते हाइड्रोजन क्लोराइड और ऐसे ही हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्लियर है आपको? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है, बताना। हाईली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। मैंने बताया भी था कि एल्कली मेटल्स की एक से भी छोटी होती है, सीजियम की 0.7 होती है। तो छोटे छोटे पैरामीटर याद रखने हैं आपको, ठीक है, ओके। जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, हमें पता है सारी बातें। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, अब ये भी कुछ लिटरेचर्स में लिखा रहता है। आप मुझे बताओ कि अगर दो चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ही है, तो क्या आप उनको प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? प्योर कोवलेंट, हाँ कि ना, बताइएगा, है ना। देयर इज नो पोलरिटी एट ऑल, तो वी विल टेल देम प्योर कोवलेंट, राइट, है ना, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे कि अपने एग्जांपल क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सेम होता है, और भी होते हैं। अगर मानो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वेरी लेस मतलब टेंस टू 0 ही है, मतलब बहुत कम है, तो भी हम कोवलेंट बोल देते हैं उनको, राइट। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, गैलीज करके है। कई बार ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में ये आ जाते हैं गैलीज वाला। अगर ये 1.7 और उससे ज्यादा है तो आयोनिक, ये भी फर्जी है, ऐसे सारे फर्जी रूल्स हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेस देन 1.7 है तो पोलर कोवलेंट। तो ये मैंने गैलीज का ऑब्जर्वेशन दिया है, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिकली सोचो, मतलब थोड़ा सा बस आप तो इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो, कई बार ऑप्शंस में वही फर्जी एग्जाम्स में 1.7 वाला डेटा आ जाता है, बट एक्चुअली गैलीज से है, ठीक है। कई किताबें 2.1 लिख देती हैं, कई 1.9 लिख देते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, एक रफ आइडिया है। मैं आपको बस इससे ये ज्ञान लेने को बोलूंगा कि आप ऐसे ही सोचो यार, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतना आयोनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, सीधा सा डिफरेंस निकालो, हाँ कि ना। एक लिमिट के बाद कई बार ऐसा होता है कि कोवलेंट करेक्टर आयनिक की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली वो आयोनिक ही बन जाएंगे, है ना। और अच्छा खासा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो उनको पोलर कोवलेंट बोलते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पोलर कोवलेंट, बहुत कम है तो कोवलेंट ही है, बिल्कुल ही नहीं है तो प्योर कोवलेंट। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतना आयोनिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, राइट। वी कैन
अगर आप देखें तो ये गैलीज करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, बट अलग अलग साइंटिस्ट का अपना अपना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में 1.7 वाला डेटा दिया हो तो उसको सही मान के कर लेना, बट अगेन आई विल से इट इज फर्जी, ठीक है। आई विल नॉट अप्रिशिएट इट दिस स्केल एंड ऑल। अपन ने नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बाद अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें की थी, याद है? एसिडिक स्ट्रेंथ इन ए पीरियड, इन ए पीरियड में बताओ मुझे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? पोलैरिटी डोमिनेट्स, सही बात है कि नहीं है? पोलैरिटी डोमिनेट्स। तो मीथेन, अमोनिया, H2O और HF सब में हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। उससे जुड़े हुए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर क्या आएगा? तो आपको बॉन्ड लेंथ से देखना है कि आपको पोलैरिटी से कि क्यों कौन सी हाइड्रोजन पे ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, बताइएगा। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे इसका आंसर बताओ? लेफ्ट टू राइट क्या होता है इन ए पीरियड? एसिडिक स्ट्रेंथ, बोले भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज, हाँ की ना। जिस हाइड्रोजन पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज आएगा उतना उसका एज ए प्रोटॉन निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। और इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप का वैसे मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेना देना नहीं है, वैसे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेना देना है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन, राइट। इन ए ग्रुप क्या होता है? इन ए ग्रुप क्या तरीका होता है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बोल दो या बॉन्ड की लेंथ बोल दो, एक ही बात होती है उनके, है ना। ये कि स्ट्रेंथ ज्यादा तो लेंथ कम, लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, हाँ की ना, वो वाला तरीका होता है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा, बोलेगा, है ना? इजी होगा, राइट। तो आंसर क्या होगा कि टॉप टू डाउन लिख देते हैं, टॉप टू डाउन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सही बात है, ठीक है। ब्रेकिंग बॉन्ड इज, ब्रेकिंग बॉन्ड इज easier, removal of proton is easier, H as a proton is easier। तो यहाँ हम ये वाला पैरामीटर देखते हैं ग्रुप में, ये डोमिनेट करता है। दोनों पैरामीटर दोनों जगह हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा देखना है ये मैंने आपको पहले बता दिया था। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी ओवर इट? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये वाली चीज? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप बहुत सारे आंसर दोगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, देख लीजिएगा। वंशिका फास्ट लिखो थोड़ा यार, ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाई रखा था सारा। क्लियर है सारे बच्चों को? बोलिए। एक और तरीका होता है कई बार, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ भाई लिखे आगे, वंशिका डन, ठीक है। एक और होता है, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, ये भी जेडीली जैसी किताबों में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई CSOH इज बेसिक बट ClOH इज एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल इसको जस्टिफाई करना है आपको, है ना, कि ClOH एसिडिक नेचर होता है और CSOH बेसिक नेचर होता है, इसको जस्टिफाई करना है। तो वैसे तो जस्टिफाई करना तो आसान लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? कितने लोगों को आसान लग रहा है, राइट? कितने लोगों को आसान लग रहा है कि भाई एक इनमें से OH माइनस रिलीज कर देता होगा और एक इसमें से प्रोटॉन रिलीज कर देता होगा, राइट? तो अगर अपन इसको थोड़ा ऐसे देखें, वैसे तो CSOH को ऐसे बॉन्ड बनाना गलत है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो रहता ही इस फॉर्म में है, आपको सही बताऊं। बट चलो अपन इस बॉन्ड में पोलैरिटी की बातें करके इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो कोवलेंट कैरेक्टर हर बॉन्ड में रहता है। एक मैंने ये लिखा है, एक मैंने ये लिखा है, हमें आंसर तो पता है। तो अगर मैं यहां, हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा होगा या फिर ये चीज रिलीज हो रही होगी और यहाँ कहीं ना कहीं ये वाली चीज रिलीज हो रही होगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, राइट? इज इट क्लियर?
तो जनरली क्या होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ हम कैसे देखते हैं इस चीज को, एक बार थोड़ा डेटा से देख लेते हैं। अगर मैं आपसे एक्सओ माइनस एक्ससीएस पूछूं तो एक्सओ हमारी 3.5 थी माइनस 0.7, वैसे एक्स नहीं होता, एक्चुअली जाई होता है, ठीक है, आपको पता है जाई एक सिंबल होता है, तो 2.8 आ गया, है ना। और अगर मैं एक्सओ माइनस एक्स एच पूछूं तो 2.5 माइनस 3.5 माइनस 2.1 अराउंड, तो अराउंड 1.4 आ गया। कितने लोगों को दिख गया डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे पोलैरिटी देखनी पड़ती है, जहां पोलैरिटी ज्यादा है बॉन्ड वहीं से ही ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है ना, मोर ई एन डिफरेंस, तो अब बॉन्ड अब इन, है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। वाटर तेजी से OH माइनस को लेके चला जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही पका हुआ आम की तरह बैठा हुआ है कि कोई मुझे ले जाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी काफी अच्छी खासी है, तो ये तैयार पड़ा है, ये मान लो पके हुए आम की तरह है, तुरंत कोई ले जाएगा इसको, है ना। इन एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस विल रिलीज, ठीक है, विल बी फ्री लिख दो, विल बी फ्री। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हम एक्सओ माइनस एक्सीएल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, 3.5 माइनस 3.16 के करीब होती है इसकी वैल्यू, तो नियरली 0.34 है। और यहाँ एक्सओ माइनस एक्सएच अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, 3.5 माइनस 2.1, तो नियरली 1.4। तो ये पके हुए आम की तरह बैठा हुआ है कि नहीं एज ए प्रोटॉन, कितने लोगों को दिख रहा है कि इस पे डेल्टा प्लस चार्ज अच्छा खासा आ रहा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, समझ में आ गया, क्या रिलीज होगा, विल एक्ट एज ए एसिड, ठीक है, एक्ट एज एसिड, H प्लस विल रिलीज। तो अगर इन जनरल अपन इसको H प्लस विल रिलीज, अगर इन जनरल हम इसको देखें, इफ वी लुक एट इन जनरल, अगर इन जनरल इसको देखें तो अगर MOH है वो MO माइनस और H प्लस की फॉर्म में रिलीज कब होगा, जब मोड ऑफ XO माइनस XH ग्रेटर देन मोड ऑफ XO माइनस XM। सही बात है कि नहीं, देखो बच्चों, है ना, अब तो बहुत आसान लग रहा होगा, कितने लोगों को दिख रहा है। और MOH विल बी M प्लस और OH माइनस की फॉर्म में व्हेन मोड ऑफ XO माइनस XM is greater than mode of XO minus XH। कितने लोगों को दिख गया, ईमानदारी से बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, बोलिए, सही है कि नहीं है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी कि कौन एसिड और बेस की तरह कब बिहेव करेगा हमारा इंटरनल एमओएच। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन सम ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट एवरीवेयर बट यस, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। दिस इज वन थिंग व्हिच इज वेरी गुड एंड रिलेटिवली न्यू टू यू। प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स, जितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला फंडा, ठीक है। सर पीछे करना, हाँ बोलो, सर थोड़ा सा रह गया बस, फटाफट। फास्ट लिखो यार, ठीक है, ऐसा कुछ मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, और रट्टा मार के काम नहीं करना है, लॉजिकली सोचो। मैंने पहले एक एग्जांपल लिया है और फिर मैंने उसको इन जर्नल लिख दिया है, ठीक है। हाँ भाई आगे लिखें। यस यस सर। बेटा कहाँ, कौन से ऊपर का दिखाऊं सौम्या शेखर, पहले पेज का कि दूसरे का कि पांचवे का, या हो गया सौम्या, सौम्य सौम्य हो गया बेटा, ओके, हो गया ना अब आपका, ओके ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अगली वाली बात मैंने पहले भी कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा कि जब आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो फिर करूंगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाँ कि ना, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बोलिएगा, कितने लोगों को याद है, पेपर में बहुत पूछूंगा मैं सवाल आपके एडवांस में, पहले बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, क्या लग रहा है आपको, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में हमने अभी तक क्या क्या बातें की हैं,
सारे बच्चे बताओ। अभी तक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में हमने क्या क्या बातें किया? एवरीवन प्लीज लेट मी नो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में हमने बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक, इनकी बातें की है कि नहीं किया है ना? लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप टू डाउन बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी हैं। अच्छा, जो बिहेवियर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का है क्या वही बिहेवियर जो बिहेवियर ऑक्साइड्स का है क्या वही उनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स का भी होता है? जनरली ये भी बात की थी अपन ने, है ना? है ना? वही होता है कि पता चले कि कहीं उसके लिए सोचो कि ये तो पढ़ाया नहीं था, वो तो वो सेम ही चीज है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था वहां पे। ओके ग्रेट। तो चलो मैं आपको बहुत सारे ऐसे ही रैंडम दे रहा हूँ, आप कैटेगराइज करेंगे कि कौन क्या है, थोड़ा सोच के। विल यू कैटेगराइज इट? दूं मैं आपको बहुत सारे, है ना? तो पहले तो तीन तीन ऑक्साइड याद रखो, एक नई चीज लिख लो पहले तो, CO, NO और N2O। ये तीन ही याद रखने हैं आपको बस पूरी केमिस्ट्री में, CO, NO और N2O। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, है ना? ये आपने सुना भी होगा बचपन में, N2O का नाम सुना है? हंस, लाफिंग गैस, है ना? ये लाफिंग गैस है बेसिकली, दिस इज लाफिंग गैस। ठीक है, N2O हमारे सिलेबस में है तीनों, डोंट वरी। ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो है ये है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, कुछ लोग वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं, बट मैं वाटर को एम्फोटेरिक की कैटेगरी में डालता हूँ। वो आपको क्वेश्चन को देख के सोल्व करना है, अगर क्वेश्चन में एम्फोटेरिक ऑप्शन नहीं है तो न्यूट्रल कर देना, नहीं तो एम्फोटेरिक है वाटर, बाकी न्यूट्रल मैंने आपको प्रूव भी किया था उस दिन। ठीक है, चलिए, तो ये तीन न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जो एसिड बेस रिएक्शन नहीं दिखाते, ये नहीं कि एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वो रिएक्शन एसिड बेस नहीं होगी, मतलब उसमें सॉल्ट नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो दे आर न्यूट्रल टू एसिड, मतलब अगर ये एसिडिक नेचर टाइप लग रहे हैं क्योंकि नॉन मेटल के हैं, तो भैया ये बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेंगे, और प्रोडक्ट बना देंगे। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दे आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। सिंपल भाषा में बोलते हैं, जो ना एसिड से रिएक्ट करते हैं ना बेस से रिएक्ट करते हैं, राइट, उनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये तीनों ही याद रखने हैं आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री के दौरान। तो मैं आपको बहुत सारे ऑक्साइड्स दूं, आप ऑक्साइड्स दूं, हाइड्रोक्साइड्स दूं, वेदर यू गाइस विल कैटेगराइज इट, कैटेगराइज करेंगे ऐसे? करेंगे? चलो, तो मैं कम से कम आपको देता हूँ 40-50। देखो, कैटेगराइज, और अभी तो और बचे हैं, है ना? फॉलोइंग इनटू एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। आराम से अपने ठंडे दिमाग से जितनी नॉलेज दी है उससे करना। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में और आपके नॉलेज सोर्स में ऐड करूंगा जब मैं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अलग अलग चैप्टर्स में। BeO, BeO3, CO2, NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, SO2, NMO, CO, Na, ZNO, SNO, SNO2, CO, PbO2, PbO, Ga2O3। चलिए,
चलिए करिए शुरू। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना। अब कुछ नई नॉलेज भी दूंगा आप लोगों को। एक सेकंड बस। नोट कर लिए थे आपने क्वेश्चंस? यस सर। करिएगा आप अपने लेवल में, एक बार नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ। एक सेकंड। डन। कितने लोगों ने कर लिया? हाँ भाई, करें डिस्कस? बोलिए बच्चों, चैल वी डिस्कस? यस सर। ओके, बताइएगा, एक एक करके बताते जाइएगा। मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। हाँ, पहला क्या लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखो। पहला BAAM ऐसे लिख देना। बी है ना? अगला एम्फोटेरिक, राइट? ओके। अगला एसिडिक, अगला
एसिडिक। अगला न्यूट्रल। हाँ कि ना? एनओ कितने लोगों ने न्यूट्रल लिखा था, ईमानदारी से बताइएगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है एनओ के साथ में। कितने लोगों ने न्यूट्रल लिखा था? सुहानी, तुमने एसिडिक लिखा था क्या? सुहानी, या सही लिखा था? नो सर, न्यूट्रल लिखा था। ओके, ठीक है। NO2 एसिडिक। N2O बताओ सारे बच्चे। N2O न्यूट्रल, राइट। N2O4 एसिडिक। N2O5 एसिडिक। MgO बेसिक। Al2O3 एम्फोटेरिक। SiO2 acidic, P2O5 acidic, SO3 acidic, Cl27 acidic, SO2 acidic, MnO basic, CO basic, ZnO amphoteric, SnO amphoteric, SnO2 amphoteric, CO neutral, PbO2 amphoteric, PbO amphoteric, Ga2O3 amphoteric, bismuth amphoteric, Cr2O3 amphoteric। कितने लोगों को क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? हाँ भाई, क्लियर है? ऐसा दोबारा एक बार एक्सरसाइज 12th क्लास में भी करवाऊंगा और सिखाने के बाद, ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। आई होप सारे सही होंगे आप लोगों के, राइट। तो जो मैं मुद्दे की बात सिखाने वाला था वो अब आएगी आगे, राइट। नाउ द थिंग विल कम विच आई वांट टू टीच यू। तो कई बार लिख लो कि भाई, कई बार है ना, ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने का तरीका क्या होता है, लिख लीजिएगा कि जनरली, मैं हमेशा जनरली वर्ड हमेशा यूज करता हूं क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जनरली for same atom, if oxidation number is higher in its oxide, it will be more acidic। मैं, है ना, जनरली मैं ये, मतलब बेसिकली ये चीज हम उनके लिए फॉलो करते हैं जो हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे कि SO2 और SO3। SO2 और SO3 में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? बताओ क्या आंसर देंगे सारे बच्चे? विच इज मोर एसिडिक एज पर रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताइएगा। SO3 इज मोर एसिडिक, है ना, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है। इनके भी रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, मोर पोलैरिटी। और आप वैसे भी सोचो, ये जो है वो पानी में घुल के H2SO3 एसिड देगा और ये पानी में घुल के H2SO4 देगा, एंड वी नो H2SO4 इज मोर एसिडिक, राइट, इन वाटर। तो एक्चुअल रीजन तो ये होते हैं, बट ठीक है, आप इसको एक रूल बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई आपसे CO और CO2 में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछे, तो ऑल्दो हमें पता है कि CO तो न्यूट्रल ही है, तो CO2 एसिडिक है, तो बहुत प्यार से दे सकते हैं कि नहीं ये वाले क्वेश्चन का आंसर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? बोलिए, राइट। और वैसे भी हमें पता है, जो मेरे तरीके से भी बस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, N2O NO N2O3 NO2 N2O5। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया ना कि ऑक्सीजन का -2 मान लेना। अभी के लिए तो इतना सिखा रखा है ना मैंने आपको, बोलो, इतना तो मैंने सिखा दिया था ना, एक रफ सा तरीका है ना। अभी तो पूरा हम रेडॉक्स में पढ़ेंगे। मुझे बताओगे कि यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है कि नहीं है, यहाँ +2 है कि नहीं है? देखो चेक करो, यहाँ +3 है कि नहीं है, यहाँ +4 है कि नहीं है, और यहाँ नाइट्रोजन का +5 है कि नहीं है, नाइट्रोजन का। सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? 2x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, 2x - 6 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, 2x - 10 बराबर 0। बोलिए सारे बच्चे, राइट। तो भाई, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करवाऊं आपसे, तो बताइएगा क्या ऑर्डर देंगे?
इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा इसमें, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया अबाउट इट, बोलिएगा कितने लोगों को क्लियर है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय दिस लॉजिक. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलिए. इसमें सर हाँ बोलिए. सर N2 और NO दोनों तो न्यूट्रल हैं, तो इन दोनों का न्यूट्रल है, बट इक्वली अगर न्यूट्रल ही है, बट अगर कोई पूछे कंपैरिजन, हाँ लिख दो न्यूट्रल है. मना नहीं कर रहा हूँ कि न्यूट्रल है, अभी भी मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है रिलेटिवली. अगर कोई भी हम बात देखें हल्का फुल्का भी, तो ठीक है, हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का अगर जो करेक्टर भी अगर हम देखें, किसी ना हर किसी का पीके वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो न्यूट्रल है बिल्कुल, बट फिर भी अगर इनका कंपैरिजन में पूछे तो वही आंसर देना है हमें. ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल है. आई एम नॉट सेइंग कि ये सिग्निफिकेंट रिएक्शन दिखाएंगे, हल्की फुल्की दिखा सकते हैं, उसी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग की है हम. ठीक है, ओके. तो ऑर्डर में यही आएगा. इज इट क्लियर. कितने लोगों को ये वाला तरीका समझ में आ गया, राइट. ये वाला जो तरीका है ये अप्लाई होता है हमारे ऑक्सी एसिड्स पे भी. ठीक है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक एक्सेप्शन भी होता है जो लोग पढ़ाते नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लिखो. the strength of ऑक्सी एसिड्स. ऑक्सी एसिड्स की डेफिनेशन भी लिखेंगे अपन. अभी के लिए ऑक्सी एसिड समझो कि इसमें भाई एक सेंट्रल मेटल एटम हो और एक ऑक्सीजन हो, डबली बॉन्डेड सेंट्रल मेटल एटम से, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन. जैसे कि बहुत ही फेमस है, आप ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से होते हैं आप दिमाग लगाते हैं. जैसे HNO3 एक ऑक्सी एसिड है, HNO2 एक ऑक्सी एसिड है. इनकी स्ट्रक्चर तब सिखाएंगे. H2SO4, H2SO3, H3PO2, ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हो गए. H3PO3, H3PO4, ठीक है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. हाँ की ना, समझ रहे हैं. ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ऑक्सी एसिड्स में. मैंने आपको नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड लिख दिए, सल्फर के लिख दिए, फास्फोरस के लिख दिए, क्लोरीन के लिख दिए. ये सब हमारे सिलेबस में. ऑक्सी एसिड की डेफिनेशन होती है कि भाई एक सेंट्रल मेटल एटम से ऑक्सीजन, सेंट्रल मेटल एटम हो, राइट, और उससे हमारा मतलब जो भी एक, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड है तो उससे ऑक्सीजन अटैच हो और उसके साथ एक हाइड्रोजन जरूर हो. ठीक है, ये सब एसिडिक हाइड्रोजन देने वाले सिस्टम है, ये ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट. तो जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करने का क्या तरीका होता है, सेम वही है. जैसे कि कोई आपसे पूछे कि वही, जैसे कि HNO3 और HNO3 और HNO2 में कंपैरिजन करना है फॉर एग्जांपल, मतलब सेम एटम के ऑक्सी एसिड्स में, तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ +5 है, तो ये ज्यादा एसिडिक है. समझ गए. इसी लॉजिक से मुझे बताओ H2SO3 और H2SO4 में हाइड्रोजन का +1 लेना है, ऑक्सीजन का -1 लेके मुझे फटाफट इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सारे बच्चे. 2 + x - 6 = 0, x बराबर +4 है कि नहीं है, और यहाँ 2 + एक हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है. 2 + x - 8 = 0, तो +6 है कि नहीं है, तो यहाँ +4, यहाँ +6, तो कौन ज्यादा एसिडिक है. H2SO4 इज मोर एसिडिक देन H2SO3. इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलिए. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं HClO या HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, थोड़ा लॉजिकली भी दिख रहा होगा यार, जितना ऑक्सीजन बढ़ता चला जाएगा उतना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा. कितने लोगों को दिख रहा है, यहाँ +1, यहाँ +3, +5, +7, कितने लोगों को दिख रहा है. तो ये इनका ऑर्डर है. ये तो बहुत ही, मैं कहूंगा कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड, बाप ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड है, बहुत तगड़ा है. इसका रीजन भी हम बताएंगे जब आपको मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में, वहीं बता दूंगा इसका रीजन. ठीक है, नहीं तो ये वाला तरीका तो हमें याद ही रखना है. बट दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, जैसे कि एक्सेप्शन है इसका, बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है. H3PO3 इज मोर एसिडिक देन H3PO2 और H3PO4, इन तीनों में सबसे वीक है. तो एक्सेप्शन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ही है. तो ये एक्सेप्शन याद रखो. देखो लॉजिकली देख रहे होते तो अलग आंसर आता कि नहीं आता, बताओ, है ना. क्या आता कि भाई H3PO4 सबसे स्ट्रॉन्ग आता,
और H3PO2 सबसे वीक आता, राइट, बट दिस इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ दिस. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? तो ये आंसर, इसका ये आंसर है. इज इट क्लियर? तो ये ऑक्सी एसिड्स में भी कंपैरिजन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, द कंपैरिजन इन ऑक्सी एसिड्स. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी ओवर इट? कितने लोगों को क्लियर हो गया? प्लीज राइट. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने जगह जगह देखोगे आप लोग. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट द क्लैरिटी ओवर इट कि किन किन क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए अब आप एलिजिबल हो जाओगे और किन किन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाओगे आप. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए. ठीक है. तो ये भी एक्सेप्शन बड़ा फेमस सा है, मतलब किताबों में गलती लिखा रहता है और भी अलग अलग जगह अलग अलग. मैं जेडीली फॉलो कर रहा हूँ. जेडीली मेरे को एक बेटर सोर्स लगता है, मतलब मेरे डेटा जेडीली से होते हैं, तो वहां से मैं इसका आंसर दे पा रहा हूँ. ठीक है. तो H3PO2, H3PO3, H3PO. चलो एक दो क्वेश्चन करो मुझे. अरेंज इन एसिडिक ऑर्डर strength CO2 SiO2, and second question is that H3PO4 H3ASO4. ठीक है. हाँ बताओ. दो ऑक्सी एसिड्स हैं. चलो एक करके लाना घर से. ठीक है. कल डिस्कस करूंगा आपसे. ठीक है. वी विल डिस्कस दिस टुमारो. और भी बहुत कुछ चीजें हैं पढ़ाने की, पहले और पढ़ा देता हूँ. ठीक है. चलिए होमवर्क लिख लो. चलिए ये वाली बात भी कर ली. लेट मी चेक कि कौन सी बात रह गई आपकी. ये भी हो गई, 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 ये भी हो गई. हाँ एक लिखिएगा एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में एक और लिखिएगा हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी का रिएक्शन करना. ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ ही चलता हूं. जैसे BCl3 है और इसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ये तीनों बाहर निकल जाएंगे बेसिकली, और तीनों क्लोरीन जो है वो अपने OH से रिप्लेस हो जाते हैं, राइट, और HCl बन जाता है इस केस में. अभी रुक जाओ, पहले बना लो. लेकिन वहीं आप अगर जैसे OCl2 का हाइड्रोलाइसिस करें तो आपका उल्टा काम होता है. आपका HCl नहीं बनता, आपका HOCl बन जाता है. मतलब H2O बन जाएगा बचा कुचा तो, और HOCl बन जाएगा. फर्क देखना दोनों. तो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं आपके सामने, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2. इसको देखना थोड़ा रिलेटिवली आसान है. आप मुझे बताओ कि BCl3 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस चार्ज आएगा. यहाँ प्रोटॉन पे डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज होता है. तो एक तरह से अनायन और कटायन आपस में ऐड होके और OH 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 लग गए. ठीक है. और दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डेल्टा प्लस चार्ज है, तो ये डेल्टा माइनस वाले हैं, तो HOCl बन गया और पानी रिलीज हो गया. कितने लोगों को दिख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू लुक एट इट? कितने लोगों को दिख रहे हैं? इज इट क्लियर? देख पा रहे हैं आप? फर्क देख पा रहे हैं? कितने लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी से रिएक्शन था. अब पानी से रिएक्शन में क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको. तो इसको अगर जर्नली थोड़ा एक रूल बनाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अगर कोई AX कंपाउंड है, इफ A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, देन
X will attach with OH, but if A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, then X will attach with H। सही बात है कि नहीं है भाई? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे अनायनिक चार्ज आएगा, वो पानी के प्रोटॉन या फिर OH माइनस में किससे अटैच होगा वो इससे डिसाइड हो जाएगा। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? एक बेसिक आइडिया लग रहा है और ये एग्जांपल है उसको जस्टिफाई कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? कितने लोगों को दिख रहे हैं भाई? AX में अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो प्रोटॉन से जुड़ेगा, अगर इसकी कम है तो इस पे पॉजिटिव आएगा तो OH माइनस से जुड़ेगा। इज इट क्लियर? देख लो एग्जांपल्स और ये थ्योरी क्लियर लग रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। बोलिए कितना सिंपल है यार, कटायन अनायन से जुड़ रहा है, अनायन कटायन से जुड़ रहा है, कितनी आसानी से बात है, हाँ कि ना? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जो है दैट इज हमारे सिलेबस में भी है, PCl5। PCl3 ले लो, PCl5 तो बहुत अलग बिहेवियर करता है। PCl3 का अगर मैं आपको 3 मोल वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो व्हाट यू गाइस फील, क्या बनेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं है? तो कितने लोगों को दिख रहा है कि भाई 3 मोल HCl के बन जाएंगे, राइट? प्लस H3PO3 बनेगा कि नहीं? कितने लोगों को दिख रहा है H3PO3? ये बार बार आएगा हमारे सिलेबस में। इट इज लाइक इन आवर सिलेबस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जगह जगह पर है। कितने लोगों को दिख गया PCl3 का हाइड्रोलाइसिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू लुक एट इट? PCl3 का हाइड्रोलाइसिस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3, राइट, है ना? PCl5 का हाइड्रोलाइसिस थोड़ा अलग तरीके से होता है, हम लिख देते हैं PCl5 का हाइड्रोलाइसिस, याद रख लो एक्चुअली POCl3 प्लस HCl बनता है, और फर्दर हाइड्रोलाइसिस इसकी मैकेनिज्म हमारे बाद में आएगी, डोंट वरी। H3PO3PO4 प्लस HCl, इसको मैंने इसको ऐसे याद रख लो, PCl5 और H2O से पहले POCl3 और HCl बनेगा मेनली, तो ये हमारे सिलेबस में है, राइट? और इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, PCl ऐसे कर, थोड़ा Cl 3 ही मोल Cl। अगर आप वाटर का एक मॉलिक्यूल लें तो OH, यहाँ तोड़ा यहाँ तोड़ा, देखो 2 HCl के मॉलिक्यूल बन रहे होंगे और एक POCl3 दिख रहा होगा आपको, राइट? 2 वैलेंसी फास्फोरस की फ्री हुई, और POCl3 फर्दर हाइड्रोलाइज होकर H3PO4 बना लेता है, ये एक अलग बात है, बट ये हमारे सिलेबस में ये बहुत आएगा। तो ये आगे के चैप्टरों के भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आगे भी आप रिलेट कर पाए। तो PCl5 का हाइड्रोलाइसिस भी हमारे सिलेबस में, ऑल्दो हाइड्रोलाइसिस की पूरी मैकेनिज्म आप लोगों को तो मैं शेयर करूंगा, JDL का एक चैप्टर पूरा का पूरा जो कहीं भी नहीं है, हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म भी आनी चाहिए आप लोगों को, वो हमारा एक पूरा सेक्शन है। बट PCl3 PCl5 इनके हाइड्रोलाइसिस तो बहुत, BCl3 का है ना, OCl2 जो मैंने करवाए, एटलीस्ट ये हाइड्रोलाइसिस आपको एक थोड़े लॉजिक से आने चाहिए। तो ये हाइड्रोलाइसिस रिलेटेड चीजें भी मैंने डिस्कस कर ली आपको, ठीक है? अब देखते हैं कुछ और बचा है क्या। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, ये लिखवा दिया था। टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है। यस सर। मरकरी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है। कार्बन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल है। हीलियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल है। डायगोनल रिलेशनशिप की बात की थी हमने। डायगोनल रिलेशनशिप का मेन रीजन क्या लिखा था हमने? डायगोनल रिलेशनशिप में मेन रीजन क्या लिखा था? डायगोनल सेम एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियाई क्लियरली सेम है, राइट? लिख लो डायगोनल रिलेशनशिप। तो अब इसका रीजन अपन को पता तो है कि क्या होता है इसका रीजन। मेन रीजन तो क्या है? रूट रीजन तो हमने क्या पढ़ा था, सारे बच्चे बताइएगा? सिमिलर एटॉमिक साइजेस, हाँ कि ना? सही बात है, NCERT ने यही लिखा हुआ है
पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। कुछ अदर रीजंस भी आ जाते हैं कई बार, उनको भी सही मान लेना है। अगर मोर देन वन करेक्ट में आ जाए तो लिख लेना। सिमिलर पोलराइजिंग, जब पोलराइजिंग पावर क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगी, डोंट वरी। सिमिलर पोलराइजिंग पावर, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दीज आर सम रीजंस। अगर मोर देन वन करेक्ट में आए तो यू शुड ऑल्सो फील देम करेक्ट, ठीक है। तो साइज तो है ही मेन रीजन मैंने लिखवाया है, पर दीज आर द सपोर्टेड रीजंस। पोलराइजिंग पावर क्या होती है बताएंगे जब आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। पोलराइज करने की टेंडेंसी, ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, नियरली सेम है, ठीक है। तो दीज आर द अदर सपोर्टेड रीजंस फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये भी चीज मैंने लिखवा दी। तो एक चीज वैसे मेरे पिछले साल के नोट्स में नहीं थी, पर मैं अभी करा दूंगा आपको। आपने अभी जब 3A3 भी की थी तो उसमें हाइड्रेशन, आयनिक मोबिलिटी, इन पे सवाल थे, किसी ने की थी या नहीं थे? हाँ, आयनिक मोबिलिटी, हाइड्रेशन नहीं थे, कोई बात नहीं। तो वैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग के दौरान पढ़ाता हूँ, वो देख लूंगा, ठीक है। पिछले साल तो शायद अलग से पढ़ा दिया होगा बच्चों को मैंने, तो वो भी अगली क्लास में, कल की क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मोर और लेस मान लो कि 10-15 मिनट, 5-7 मिनट और ले लूंगा मैं, जो केमिकल बॉन्डिंग। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दें अभी, जो आगे के चैप्टर में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बट यू कैन रिलेट इट देयर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसको अगर इसको ही पढ़ाऊं तो इसी में पूरी केमिस्ट्री में आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बट यस, वी हैव टू गिव सम ब्रेक एट सम टाइम टू मूव अलोंग, है ना, टू द नेक्स्ट चैप्टर्स एंड ऑल। सो इसलिए मान लो कि कल बस 5-7 मिनट में अगर मेरा मन किया तो मैं आपसे कुछ लैटिस एनर्जी की बातें कर सकता हूँ, नहीं तो कम से कम हाइड्रेशन एनर्जी की बातें, आयंस का हाइड्रेशन, उसके बाद उनका साइज और उनकी मोबिलिटी, एटलीस्ट ये बातें मैं कल करूंगा। और कल अपना मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, 0, 1, 2 का डिस्कशन पूरा अच्छे से दोबारा मॉड्यूल करना। हो गए आप लोगों से मॉड्यूल के क्वेश्चंस? आर यू गाइस एबल टू सॉल्व इट? कितने लोगों से मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए? हो रहे हैं? तो मॉड्यूल के क्वेश्चन दोबारा अपने डाउट सॉल्व करिएगा। तो कल पहले मॉड्यूल का डिस्कशन, बहुत कम समय लगेगा मुझे पता है, और 5-10 मिनट इस पे बातें करूंगा। एक असाइनमेंट जो मैं दूंगा वो सारे बच्चों को कल करके लाना है, 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट। उनके आंसर नहीं दूंगा, उनके सॉल्यूशन सबमिट, आंसर सबमिट भी करने हैं आपको अपने ग्रुप पे। मैं डेडलाइन दे दूंगा आज रात तक की, उसका आंसर्स कल मैं डिस्कस करूंगा। आप ईमानदारी से मुझे बताना आपके कितने सही है कितने गलत है। अच्छा है, वो एक अच्छा असाइनमेंट है। और उसके अलावा वो हो जाएगा। उसके अलावा कल अपन मोल कॉन्सेप्ट में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, विल सी यू टुमारो। आई विल राइट डाउन द एजेंडा ऑन द ग्रुप। हाँ कौशलेश बोलिए। कुछ सर बोलना है? कहाँ तक लिखना है मोल कंसेप्ट का? नहीं लिखना अभी, नथिंग टू राइट। आज जो लिखवाया है वही आप नोट्स में सबमिट कर देना, अभी कुछ भी मत लिखो। अभी तो उस डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करो। उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपसे बहुत ही आसान है, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं, ट्राई टू सॉल्व देम कि कैसे कैसे है ना। अभी लिखने की टेंशन ना लो, लिखने पे बहुत ज्यादा वो मत करा करो, क्योंकि एक बार मैं पढ़ाऊं उसके बाद लिखने में ज्यादा फायदा होता है, रेदर देन आप कुछ भी रैंडम बकवास लिखो, ठीक है। तो अभी मोल नहीं लिखना, आज का जो लिखना था वो आपको नोट्स सबमिट करने हैं, तो आज का आपके नोट्स में है पहले से ही। Don't write anything from the mole notes. You just browse it. Just try to solve the questions. Even मैं तो कहूंगा अगर आपको पहले से आता है तो थ्योरी भी ना पढ़ें, आप सीधा क्वेश्चंस देखें और देखें कि आप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उस पे एनर्जी लगाएं रेदर देन आप अननेसेसरली उसमें फालतू दिमाग खराब करें। चलिए, ओके, विल सी यू टुमारो। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।